नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मोनिका मैथ्स अकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत। हमारा पहला सिद्धांत रहेगा इनसाइट लर्निंग थ्योरी, यानी कि इनसाइट लर्निंग थ्योरी गेस्टाल्ट सिद्धांत। गेस्टाल्ट सिद्धांत के अन्य नाम क्या है? अन्य नाम क्या है? गेस्टाल्ट सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, सोच का सिद्धांत, पूर्ण से अंश का सिद्धांत, या अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत और सूझ का सिद्धांत, यानी कि इनसाइट लर्निंग थ्योरी। ये क्या हो गए? इसके गेस्टाल्ट सिद्धांत के अन्य नाम हो गए। फिर बात करें कि 1920 में, यानी कि 1920 में जर्मनी में क्या हुआ था? गेस्टाल्ट संप्रदाय का हुआ था उदय। 1920 में जर्मनी में गेस्टाल्ट संप्रदाय का उदय हुआ था। फिर एक गेस्टाल्ट शब्द, गेस्टाल्ट शब्द ये किस भाषा का शब्द है? तो ये है जर्मन भाषा का, यानी कि जर्मन भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ क्या है कि समग्रता या अथवा संपूर्ण संरचना, संपूर्ण संरचना। फिर एक गेस्टाल्ट सिद्धांत है, यानी कि गेस्टाल्ट सिद्धांत या सोच का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत है। इसके प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक है कोहलर। 1917 में इन्होंने किया था। फिर एक इस सिद्धांत के मालिक की कोहलर है। कोहलर के सहयोगीकर्ता कौन है? कोफ्का जर्मनी के हैं। मैक्स और बर्दिमर, ये तीनों क्या है? इनके सहयोगी है। फिर एक प्रयोग किस पर किया था? कोहलर ने प्रयोग किस पर किया था? प्रयोग किया था सुल्तान नामक वनमानस चिंपैंजी पर। किस पर किया था? सुल्तान नामक वनमानस चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। और कब किया था? 1912 के अंतर्गत। फिर क्या है कि इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट दो बुक्स है। मेंटली ऑफ एप्स, ये कब की थी इन्होंने? 1925 के अंतर्गत। फिर सेकंड बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ये कब पुस्तक का कब प्रतिपादन किया था? तो वो किया था 1935 के अंतर्गत है। फिर एक इस सिद्धांत में चिंपैंजी पर क्या है कि 4 समस्यात्मक परिस्थितियों में प्रयोग किए गए। कितनी परिस्थितियों में प्रयोग किए गए? तो ये किए गए थे 4। फिर एक कोहलर ने इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या है कि कोहलर ने कुल 6 प्रयोग किए थे चिंपैंजी पर। कितने प्रयोग किए थे? 6। सबसे पहले क्या है कि चिंपैंजी के सामने क्या की गई थी? समस्या रखी गई थी। फिर उसके क्या है कि अंतर्दृष्टि, यानी कि उसमें विचार आया कि इस समस्या से हम निकले कैसे बाहर निकलने के लिए क्या कि उसने क्या कि अपने सूझ का प्रयोग किया। इसका प्रयोग किया था? सूझ का प्रयोग किया। और फिर सूझ के प्रयोग से क्या हुआ था? समस्या का समाधान। यानी कि सबसे पहले कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई पशु जानवर, कोई चीज़ हो, उसके सामने अगर समस्या आएगी तो वो सबसे पहले क्या करेगा? अपने अंतर्दृष्टि यानी कि विचार करेगा उस समस्या के ऊपर भी इस समस्या से कैसे निकला जाए। फिर क्या कि अपनी सूझ और सोच समझ के आधार पर क्या है कि वो अपने समस्या का हल निकाल लेता है। फिर बात करें कि सूझ क्या है? सूझ क्या है कि सूझ वास्तविक स्थिति का क्या है कि आकस्मिक, निश्चित या तात्कालिक तथा स्थायी ज्ञान है। क्या है कि सूझ क्या है कि वास्तविक स्थिति का, यानी कि हमारे सामने जो भी समस्या है हम उसका हल निकालने के लिए क्या कि सबसे पहले विचार करेंगे। फिर क्या कि अपनी सोच या बुद्धि के आधार पर क्या कि हम उस समस्या से बाहर निकलेंगे, उस समस्या का क्या करेंगे? हल करेंगे। फिर है कि किसी समस्या के केंद्रीय भाव को देखने व समझने की शक्ति ही क्या है? सूझ कहलाती है। यानी कि कोई भी समस्या है उसके केंद्रीय भाव को देखा और उन बिना समझने की शक्ति क्या है? सूझ है। सुल्तान चिंपैंजी था, वो कैसा बंदर था? भूखा बंदर था। और वहाँ भूखा बंदर होने के कारण क्या है कि कोहलर ने एक समस्यात्मक क्या है कि बॉक्स रखा। मान लो कि कोहलर ने पहले प्रयोग में क्या है कि कोहलर ने सुल्तान चिंपैंजी को क्या है कि एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया गया जिसकी छत से क्या है? केले लटके हुए थे, तथा कमरे में क्या है कि साथ में बॉक्स भी रखा हुआ था। और चिंपैंजी ने क्या है कि मतलब केलों को प्राप्त करने की बहुत कोशिश की, लेकिन क्या कि अंत में थक गया और वो क्या है कि उस केलों को लेने में क्या रहा था? असफल। लेकिन बाद में क्या है कि चिंपैंजी ने जैसे ही उन बॉक्स को देखा, अपनी सूझ से क्या कि उन बॉक्स है उसको रख कर और उस बॉक्स पर चढ़ कर क्या है कि उसने अपना लक्ष्य प्राप्त किया, यानी कि उसने केले प्राप्त कर लिए। कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो क्या है कि चिंपैंजी को एक कमरे में बंद कर दिया गया और उस कमरे में क्या है कि एक बॉक्स रख दिया और केले क्या है कि लटका दिए गए। केले ज़्यादा ऊंचे नहीं लटकाए गए, जितने ही लटकाए गए जितने कि वो चिंपैंजी है वो उस बॉक्स पर रखकर और उन केलों को क्या कि प्राप्त कर सकते। तो चिंपैंजी ने पहले तो क्या कि बहुत ज़्यादा उछल कूद करी है, लेकिन उसके बाद क्या है कि जैसे उसके दिमाग में थोड़ा सा आइडिया आया, यानी कि थोड़ी सी सोच समझ आई, उसने बॉक्स को देखा और फिर क्या कि उसने बॉक्स पर चढ़कर वो केले प्राप्त किए। फिर क्या है कि सेकेंड है कि चिंपैंजी के लिए क्या कि वैसे एक कमरे में बंद कर दिया गया और 2 बॉक्स रख दिए गए उस कमरे में।
ये क्या है कि चिंपैंजी है, और ये क्या है कि 2 बॉक्स है, और ये क्या है कि कमरे है, और यहाँ पे क्या है कि केले हैं। केले पहले क्या थे कि छत से थोड़े नीचे लटकाए हुए थे, अब की बार क्या है कि बिल्कुल छत के निकट लटका दिए गए। लेकिन चिंपैंजी क्या है कि वैसे ही करता है, पहले उछल कूद करता है, फिर पहले एक बॉक्स पर चढ़कर उतारने की कोशिश करता है लेकिन नहीं उतरता। फिर क्या है कि अपनी सोच और समझ के आधार पर क्या है कि वह दोनों बॉक्स एक दूसरे के ऊपर रखकर फिर क्या है कि वो केलों को प्राप्त करता है। जैसे कि यहाँ पे ये चिंपैंजी पहले इसने एक बॉक्स रखा, फिर इसके ऊपर दूसरा बॉक्स रखा, फिर इसके ऊपर चढ़कर फिर यहाँ पर क्या है कि इन केलों को प्राप्त करने में क्या रहा, सफल रहा। नेक्स्ट बात है कि तीसरा प्रयोग किया था उन्होंने छड़ी का। इसमें क्या है कि चिंपैंजी को क्या है कि चिंपैंजी को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया, और उस पिंजरे में क्या है कि 2 छड़ियाँ रख दी गई। कितनी छड़ियाँ रखी गई, 2 छड़ी रख दी गई। ये दोनों छड़ी क्या है कि ऐसी थी जो आपस में परस्पर जुड़ने वाली थी, और इस बार केले क्या है कि पिंजरे के बाहर रखे गए। लेकिन चिंपैंजी ने फिर भी क्या है कि उन केलों को प्राप्त करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन अंत में क्या है वो असफल रहा। फिर सुल्तान चिंपैंजी ने क्या कि अपनी सूझबूझ का प्रयोग करके दोनों छड़ी उठाई और आपस में जोड़ दी, और फिर उसके बाद क्या कि उन्होंने केले प्राप्त किए। जैसे कि ये चिंपैंजी है, यहाँ पे 2 छड़ी और ये केले है, ये कोशिश करता है लेकिन ये प्राप्त नहीं कर पाता। फिर अंत में क्या है कि इन दोनों छड़ियों को क्या है कि ये दोनों जोड़ देता है और केलों को क्या है कि प्राप्त करने में सफल रहता है। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार क्या है कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कितने संपत्तियों के आधार पर कार्य करता है, तो वो क्या करता है 5 संपत्तियों के आधार पर कार्य करता है। पहला कौन सा होगा, लक्ष्य, फिर क्या रहेगी बाधा, फिर रहेगा तनाव, फिर संगठन, और फिर अंत में रहेगा पुनरुत्थान। यानी कि सबसे पहले क्या है कि अपना एक लक्ष्य होना चाहिए। जैसे कि बंदर क्या था, भूखा था, तो उसको क्या थी, भोजन की आवश्यकता थी। उसका लक्ष्य क्या था कि हमें भोजन प्राप्त करना है, लेकिन पहले उसके सामने समस्या आई, फिर उसके सामने समस्या आई, लेकिन अंत में क्या है कि उसको टेंशन भी हुई, संगठन भी हुआ, और फिर क्या कि उसने प्रयोग करके उस चीज़ों को प्राप्त कर लिया। फिर एक सूझ के सिद्धांत की विशेषताएं कौन कौन से है, तो सूझ के सिद्धांत की सर्वप्रथम विशेषता है कि सीखने की प्रक्रिया होती है संज्ञानात्मक होती है, और अधिगम या सीखना क्या अचानक होता है। सीखने की प्रक्रिया यंत्रवत नहीं होती, यानी कि सीखने की प्रक्रिया वो कभी भी यथावत यानी कि एक जगह नहीं रुकती, चलती ही रहती है। फिर है कि सीखने की प्रकृति क्या होती है, स्थायी होती है, कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई बालक हो या कोई भी जानवर पशु कोई भी हो, कभी भी सीख सकता है। उसी क्या है कि प्रकृति सीखने स्थायी होती है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है कि यानी कि यह सिद्धांत क्या है कि पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र इसी सिद्धांत की देन है। यानी कि कुछ एक सूत्र है कि पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र है, वो क्या है किस सिद्धांत की देन है, तो वो है हमारे गेस्टाल्ट सिद्धांत की देन है। फिर है कि यह सिद्धांत बालक की क्या है कि रटने की प्रस्तुति का क्या करता है, विरोध करता है। यानी कि कोई भी बालक है वो क्या है कि किसी चीज़ को रटे ना, अपनी सूझबूझ के आधार पर ही अपना कार्य करे। फिर है कि कठिन विषय के लिए उपयोगी है, यानी कि यह सिद्धांत किसके लिए उपयोगी है, कठिन विषय के लिए उपयोगी है। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर दिए, और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करिए।